अच्छा, सिलेबस रेफरेंस नंबर 5 है और ये था इन्वायरमेंटल एनालिसिस का। इसमें हमने कवर किया था पेस्टल एनालिसिस। अच्छा, जब का बात करता है ना पेस्टल एनालिसिस की, तो याद करें मैंने आप लोगों को दो चीजें कही थी। नंबर 1 कि बिजनेस की दो तरह की इन्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल। और पेस्टल फैक्टर जब हम बात करते हैं, पेस्टल एनालिसिस ये उन फैक्टर्स को डील करता है जो कि एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना पेस्टल एनालिसिस की, बेसिकली ये कंडक्ट क्यों किया जाता है? दो बातें, मार्केट में अपॉर्चुनिटी एक, और थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। बिल्कुल हो गया है, मैंने कहा फिर एक दफा, क्योंकि ये पक्का है भाई, अगर आ गया ना यहां से सिनेरियो तो 20-25 नंबर का क्वेश्चन है साथ। तो वो मैं इसको एक सिर्फ ओवरव्यू देने लगा हूं, फिर 6 कराने लगा हूं, आपका वो लास्ट ही है। अच्छा, वो मैंने साथ कहा था ये जो पास्ट पेपर है ना, 3 अटेम्प्ट हैं, ये मैं इंशाल्लाह कल बैठूंगा और इसके ना जो आपको वो सॉल्व करके ना, मतलब मैंने तो वो कट पेस्ट करना है ना उसके ऊपर क्वेश्चन और उसके आंसर, तो वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है साहब? अच्छा, बेसिकली 6 मेन फोर्सेस हैं जो कि एक्सटर्नली एग्जिस्ट करती हैं, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। और हमने इसे इस एंगल में देखना होता है कि इन फोर्सेस की वजह से साहब, वो मैं जो सिनेरियो है ना उसके अंदर लड़के, वो मैं पहले ही डील कर चुका हूं। अभी मैं ओपन भी करता हूं तो फिर उस पर भी बात कर लेते हैं, बट वो एट द एंड होगा ना। हाँ, अच्छा, आपने ये देखना है कि जब हम पेस्टल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये 6 फोर्सेस आउटसाइड द मार्केट एग्जिस्ट करती हैं, सॉरी आउटसाइड द कंपनी एग्जिस्ट करती है मार्केट में। अब वो 6 फोर्सेस कौन सी हैं? पॉलिटिकल फोर्स, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। हमने ये देखना होता है कि इन फैक्टर्स की वजह से क्या मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है या इसकी वजह से थ्रेट ओरिजिनेट होगा। बाकी तो बड़ा सिंपल सा है, जब भी आपको कोई सिनेरियो दे रहा है या डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसके अंदर फैक्टर्स हैं, वो आपको पता है, ये पॉलिटिकल है, ये इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, सिंपल। बट हमने इसको किस कंसर्न में देखना है? इस कंसर्न में क्या कोई अपॉर्चुनिटी थी या कोई थ्रेट था। फैक्टर रिमेन सेम, मतलब मैं अगर पॉलिटिकल फैक्टर की बात करूंगा, टैक्सेशन पॉलिसी, टैरिफ बेस्ड पॉलिसी, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारी के सारे, या लेजिस्लेशन है, ये किसके अंदर आनी है? पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर। इकोनॉमिक में जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम, बाकी सारी चीजें, तो वो इकोनॉमिक में आनी। सोशल में डेमोग्राफिक फैक्टर हैं, जेंडर है, एज है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, टेस्ट है, फैशन है, सोशल मोबिलिटी है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, एटीट्यूड है, कल्चर है, ये सारे के सारे फैक्टर वही रहेंगे। बट इसको मैंने इस एंगल में देखना है, क्या इस फैक्टर की वजह से कंपनी को कोई थ्रेट है या ये अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन,
कार्बन फुटप्रिंट्स, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, बट गुडविल भी तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होती है। इसी तरह लीगल फैक्टर्स, अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉयमेंट लॉ, मोनोपोली, लेबर लॉ, लेबर प्रोटेक्शन लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? लीगल फैक्टर्स के अंदर। बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर यहां से वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे चुका है। आई थिंक वो मैंने इसमें शायद कहीं पे डाला भी था, यही था, यही वाला था जो हमने क्लास में किया भी था, जब रिवीजन स्टार्ट की थी इसी सिलेबस रेफरेंस से की थी। अच्छा, अब मे भी, अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या इस क्वेश्चन को इस दफा डायरेक्ट दे या फिर से सिनेरियो दे, देगा लाजमी, डिपेंड करता है। तो आपको ज़हनी तौर पे इन दोनों सिलेबस रेफरेंसेस के लिए, इस सिलेबस रेफरेंस के लिए दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना कि कोई भी चीज वो आपसे यहां पे पूछ सकता है। तो 6 सिलेबस रेफरेंस वो हम अभी पहले भी ये कर चुके, जो कि ई कॉमर्स का था। तो अब मैं आता हूं जरा 7 की तरफ। 7 की फरमाइश 1 मिनट में पूरी कर दूं, पहले ओपन कर रहा हूं मैं पास पेपर ना, ताकि जरा डिस्कस कर लें उनके ऊपर, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्कशन की जरूरत है। मैं सारे 7 बारी बारी सारे डिस्कस करने लगूं, बेफिक्र हो जाओ। तो तुम्हारी 21 वाली ये विंटर वाली वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सबसे पहले जी, स्कीम जब चेंज हुई, समर 21 का पेपर आया, सिंपल। अच्छा, अब एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने का आर्ट। अब यहां पे मैं ना 2 बातें करने लगूं बड़ी टेक्निकल। ये जितनी प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं ना, ये एडिशनल रीडिंग टाइम क्यों देती हैं? कभी किसी ने सोचा है? कोई बता सकता है? कभी सोचा हो आप में से कई होंगे, मेरे भी उन्होंने सीए इंटर किया होगा, ये क्यों देते हैं एडिशनल रीडिंग टाइम? कोई बता दे। नहीं सोचा कभी? इसलिए देते हैं ताकि आपके ऊपर पेपर का प्रेशर और ज्यादा हो जाए। ये इतने खैर ख्वाह नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं 15 मिनट के, अच्छा आप ये चीज पढ़ें। नो, इन्हीं 15 मिनट्स के अंदर या तो आप अपना पेपर पास कर चुके होते हैं या पेपर फेल कर चुके होते हैं। असल में ना, हम एज ए नेशन, हमारे अंदर ना एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है कि हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स पहले ढूंढते हैं, पॉजिटिव नहीं ढूंढते। अब वो स्टूडेंट जो आपके सामने पेपर आया ना, आप क्या करेंगे? आप फौरन देखेंगे इस 15 मिनट, मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा तो कोई क्वेश्चन तो नहीं आ गया जो मैं पढ़ के गया या गई नहीं थी वो आ गया। तो आप कभी भी ये स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर मत पढ़ें।
याद रख लें मेरी बात। अगर उसमें कहीं पे सिनेरियो आया होगा ना लंबा, आप उसको देखना शुरू कर देंगे क्या 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 क्या, तो वो 15 मिनट की जगह वो 30 पे कन्वर्ट हो जाना। ऐसे नहीं करना, मेरी बात मान के देख लीजिएगा, आपका अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। सिर्फ पहले 15 मिनट के अंदर आप ये प्लान कर लें कि मैंने पेपर डील कैसे करना। सिंपल। अब यहां पे आप आए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना। जो अभी तक आपके सामने आ रहा है ना बीओ में क्वेश्चन नंबर 1, वो यही पहले 2 सिलेबस रेफरेंसेस को कवर करके वो क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वर्किंग पेपर फॉर द बोर्ड रेफरिंग दी टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एज हाउ दे कैन हेल्प इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द बोर्ड। अब देखें, ये उसने एक चीज को ना, जरा बॉडी का पेपर है तो जरा बढ़ाना, एक प्योर बिजनेस लैंग्वेज के अंदर एक टेक्निकल लैंग्वेज में बात की, बट कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये जो हमने प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस पढ़े थे, ठीक है, ये अच्छा, मैं साथ ना वो भी, 1 मिनट सब्र करें, मैं आपको नोट्स भी साथ खोल देता हूँ, साथ साथ आपको मेंशन भी करता है, तो मिल आपको जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, बट अभी वो आप साथ इसके क्योंकि कंपेयर भी कर लें तो वो जरा अच्छा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ से आई हुई, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैं सारे सिलेबस रेफरेंस खोलने लगा हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है, ये था, हैं जी। अब ये आपने किस सिलेबस रेफरेंस के अंदर पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ये देख लें। यही यही ये इधर से क्वेश्चन आया होगा, और उसने सारे 12 के 12 नहीं पूछे, उसने सिंपल आपको क्या कह दिया है इसमें बताएं, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी और कॉन्सिक्वेंस ओरिएंट को, बस सिंपल रहना। जब ये हो गया, आगे कहता है पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गुड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट कंपनीज। अब वो जारी बात है, कॉर्पोरेट कंपनीज के पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है, इसकी वजह से कोई चीज चेंज नहीं हुई। अब यही पार्टिसिपेशन है, ये देखें इसमें पहला यही लिखा हुआ है इलेक्शंस, इसमें यही था। इसका मतलब है ये उसने सिर्फ आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, ये वाला लिखना है इसमें, ये क्या होगा, ये
ये अब आपके पास आंसर फॉर्म में ही बने पड़े हैं नोट्स। उसके बाद आगे चलते हैं। Strategy formulation has three stages: strategic position analysis, strategic choice, and strategy implementation. Briefly explain these stages and their performances. अगर आप, अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर वो खैर छोड़ें। अच्छा, अब आप पूरा अपना सिलेबस खोल के चेक कर लें, ये टॉपिक वहां नहीं है, ये मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ये वहां है। तो अब मैं इसको अगर कहूं कि ये आउट ऑफ कोर्स था, तो ये वाकई आउट ऑफ कोर्स था, यहाँ नहीं था। शायद एग्जामिनर ने इसलिए डाल दिया, अच्छा मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ के आया, इसको पता ही होगा। तो चलें आप ये मान लें, आगे चलते हैं। या आप अपना वो सिलेबस खोल के चेक कर लें, कहीं पे भी उसने स्ट्रेटेजी की बात की हो तो देख लें। आगे कहता है व्हाट रिक्वायरमेंट शुड बी केप्ट इन व्यू बाय द बोर्ड व्हाइल कंस्टिट्यूटिंग एन ऑडिट कमेटी। पूरा पढ़ा आपने कमेटीज की टाइप्स में, ये देखें जी, ये इससे, ये जो भी हम देख रहे थे इससे अगले ही था। यहाँ पे कमेटीज का टॉपिक है, बोर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे अब आएगा बोर्ड कमेटी स्ट्रक्चर, ये आ गया जी ऑडिट कमेटी। उसके बाद डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग एंड रिस्क मैपिंग। अब आप इस पे परेशान होंगे, वो साहब मुझे कह रहा था ना कि ये ऐसी टर्म्स हैं या ये, आप पता नहीं ये क्या हो गया। अब देखें, ये आपको दिखाऊं कहां। अब क्वेश्चन देख लें, ये याद रखें, ये हमने कल किया है अभी, तो चार तरीके थे, ठीक है ना। अब ये जरा देखें, ये यहां पे क्या कह रहा है, रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क मैपिंग। पोटेंशियल मैपिंग से ये है कि कौन सा पोटेंशियल रिस्क है आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और प्रोफाइलिंग यही जो आपको बता रहा है कि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है। ये दो छोटे छोटे उसने पॉइंट पूछे। उसके बाद डिस्कस द फीचर ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। ये मैं कुछ और देखने लगूं, मैं आपको इसका आंसर देने लगूं, एक मिनट, मैं कुछ और देख रहा हूं।
अच्छा वो कम्युनिकेट वो था, मैंने कहा शायद यहाँ पे भी है, उसमें से ना इसने डाल दिया हो। एक मिनट। अच्छा ठीक है, इधर भी नहीं था, मेरा ख्याल था शायद वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब देखें ये कंट्रोल सिस्टम जो है ना, अब आप ये भी देख लें यहाँ पे, ये भी आपके सिलेबस रेफरेंस में नहीं है, ये भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के सिलेबस रेफरेंस नंबर 3 के अंदर है। कंट्रोल्स, जर्नल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, कौन से वाले में है साथ? वो विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस है, ये इफेक्टिव कंट्रोल बेसिकली इसमें ना ये वो एप्लीकेशन और उसकी बात करता है। कौसो में मैं वही देख रहा हूं, मैंने कहीं देखा है वहां पे ये छोटा सा एक टॉपिक होगा। कौसो था किस सिलेबस रेफरेंस में, ये बताओ जरा, एक मिनट। वो तो मुझे भी पता है कौसो के अंदर है, बट कौसो तो यहाँ नहीं है, वो कौसो तो उधर ही है। साथ तुम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर भी हो। तो कौसो कहाँ गया? एक मिनट, ये इसमें ना हो, यस इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी याद पड़ा कंट्रोल था जनरल ये। एक मिनट, यस यही है, ये है, हाँ यहाँ है। वरना ये कंट्रोल पूरे का पूरा ना, हाँ यही है इंटरनल कंट्रोल, यही है वो। मैं आगे ये भी देख रहा था, मैंने कहा शायद अच्छा ये वहां है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है ये यहाँ से आया हुआ 6 नंबर का, ये सिंपल सा यही लिखना था। वहां पे तो पूरा टॉपिक है ना, फुल डिटेल के अंदर है कॉस्टो मॉडल और वो। उसके बाद कहता है एबीसी लिमिटेड वांट्स टू गेयर अप इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसीडिंग कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क व्हाट इज, हाँ ये भी यही क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा फ्रेमवर्क है वहां पे लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क ये और ये इसके पार्ट। उसके बाद कहता है इंटरेक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ई मार्केटिंग, एक्सप्लेन दीज फीचर कैन बी हेल्पफुल इन एफएमसीजी। ये देखें जी लास्ट वाला, ये तो आपके पूरे पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं। ई मार्केटिंग, ये ये आपसे ये मांग रहा है 6 एलिमेंट्स जो ये। उसके बाद अब सिर्फ पता है होता क्या है, अब मेरी गौर से बात सुनिएगा। ये जो एलिमेंट है ना, जब वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाता है, आप जब भी कोई बात लिखेंगे ना, इसके
एग्जामिनेशन स्टाइल है आंसर करने का, वो आप क्या करेंगे, इन FMCG इंडस्ट्री, आगे वही एलिमेंट पूरा लिखेंगे इन FMCG, तो वो उसको पता लगेगा अच्छा ये इसी के लिए बात कर रहा है। फिर कह रहा है ई मोटर इन ऑर्गेनाइजेशन विच बाय सेकेंड हैंड कार थ्रू ऑक्शन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ ई कॉमर्स कैन बी बेनिफिशियल टू द कंपनी इन इट्स ऑपरेशन 6i। तो इसका मतलब है, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाते हुए बताया था वहां पे उस दिन कि एक जर्नलाइज है जो कि नीचे गिवन है, और जब आपको स्पेसिफिकली 6i मॉडल बोलेगा ई कॉमर्स का तो ये अप्लाई करना। फिर कहता है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग मार्केट, ये देख लें, सीधा हेडिंग ही बल्कि टॉपिक की ये डाल के दी हुई, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग मार्केट। ये इधर से आया। उसके बाद देखें, आइडेंटिफाई डिस्कस द रोल ऑफ इंटरमीडिएट अंडर ई कॉमर्स। इंटरमीडिएट्स कहां गई, ई कॉमर्स, किधर गया, आगे पीछे होगा कहीं। खैर ये उसी के एंड पे ही है, मतलब ये भी वहां पे ही एग्जैक्ट लिखा था। अब देखें अगला, ये पेपर हो गया, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसमें आया, तो ये हुआ था पहली अटेम्प्ट में। उसमें ये मजे की बात यह है कि जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का पेपर था उसमें बीओ का भी क्वेश्चन आए हुए थे 2, तो यहां पे इसका मतलब है ये आया, चलो कोई मसला नहीं, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब बाकी पेपर डन, कोई वो नहीं था, स्ट्रेट पेपर था। अच्छा जी, उसके बाद आया 22 में, 7 की फरमाइश आखिर में पूरी करनी है। कहता है डिफाइन द टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एक्सप्लेन व्हाई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट टू दी। लाला जनरेटर बंद करना, हाँ आ गई होगी। अच्छा, डिफाइन द टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एक्सप्लेन व्हाई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट टू शेयर होल्डर एंड अदर कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर। जर्नल क्वेश्चन, जो ये आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज उसके अंदर से क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं, सीधा। डिस्कस द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट, ये जो वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई, जिसमें से वो ऑडिट कमेटी हमने देखा था क्वेश्चन, ये वही है। फिर डिस्कस एनी 3 मेथड ऑफ ट्रीटिंग रिस्क, वही जो अभी कर के आए, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसके अगेंस्ट टेक्निक कौन सी है, और किस तरह से पॉसिबल रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। 3 ही चीजें, 4 है वहां लिखी हुई, 3 उसने कहा बता दे। फिर कहता है कॉन्सिक्वेंसिस क्या है पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। ये हमने, ये जो था, ये आपको याद है किया था, ये ये
ये है, और ये मुझे लगता है। अब आई कैप पता क्या करता था, ये भी अप्रोच तो बॉडी में सेम होती है ना। अब इस दफा उसने कहा कि बुरा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के कॉन्सिक्वेंस, अब वो हो सकता है ये पूछ ले कि अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के बेनिफिट क्या हैं। इसके उलट ये इस दफा अगर इस सिलेबस रेफरेंस से क्वेश्चन चेक करे तो मे बी इसको अडॉप्ट कर ले, तो इससे एंगल में भी सोचें। उसके बाद कर दिया, ठीक है, ठीक। व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये वाला सिलेबस रेफरेंस है, ये वाला है ना, ये है लिखा हुआ सिंपल। आगे प्रोसेस ऑफ, अब ये साहब मेरे से 2-3 दफा पूछ चुका है इसको मैं, प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये देखें। किधर गया ये, अब ये जो है ना प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और फिर कह रहा है 4 स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा, प्रोसेस तो मतलब स्टेजेस है, और स्टेजेस से मिलके साइकिल बन रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है स्टेप क्या लें, मतलब टेक्निक्स क्या हो, तो साइकिल प्रोसेस है, ये याद रखें। और ये जो है ना ये आपके स्टेप्स हैं। किधर गया, ये जो है ये टाइप्स, ये स्टेप्स, ये हम करते हैं ना उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए इंप्लीमेंट करेंगे चीजें। ये नहीं, तो स्टेप्स क्या होती हैं साहब, इधर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इनमें से कोई टाइप ही अडॉप्ट करेंगे ना, कि नहीं। तो यही कह रहा है आप कैसे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जाहिर बात है इसमें से किसी चीज को अप्लाई करके ही करेंगे ना। अच्छा, आप नेट पे देखें ना, गूगल पे लिख के देखेंगे वो स्टेप, अच्छा वो कहेगा 360 एवेल्युएशन, ये करें, तो वो बेसिकली क्या लिखी हुई है, यही चीज लिखी हुई है। अब इसको लिखने का तरीका पर जो मैं उस दिन कह रहा था बात ये है, कहता है नंबर 1, अब पहला स्टेप क्या हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, देयर इज ए कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एम्प्लॉय रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। ये यूं लिखेंगे आप, क्या आप ये चीज कर रहे हैं, ये स्टेप ले रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। हाँ साथ क्लियर हुई बात। हाँ, ये देखें, आपने यूं नहीं लिखना कि द जर्नल अप्रेजल टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज दैट, यूं नहीं, सिंपल स्टेप्स बता रहे हैं। अब वो क्या, पहला स्टेप कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर, ये पहला स्टेप है कि जी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नंबर 2 कहता है फीडबैक में, कहता है 360 डिग्री अप्रेजल फीडबैक सिस्टम अप्लाई करें। फिर कहता है टू अप्लाई द टेक्नोलॉजिकल, टू टेस्ट द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप एम्प्लॉय कंपेयर करें अपनी ओन परफॉर्मेंस को,
विद स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेड। पांचवा स्टेप प्रॉपर फीडबैक हो। छठा स्टेप बेस्ट वे आइडेंटिफाई करें जिससे आप परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। हाँ साहब, अब बात क्लियर हुई? गुड, शाबाश। आगे कहता है टाइप्स रिस्क की है, ये तो आपने किए हैं सारी अभी सिलेबस रेफरेंस में। रिस्क की टाइप्स किधर गया रिस्क? बाहर किया हुआ नहीं, मुझे सामने नजर आ। ये सारे वही हैं, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। आगे कहता है व्हाट मेक्स इंटरनेट मार्केटिंग सो डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन यूजिंग। ये दूसरी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ। पीछे भी आया 6 आई, ये देखें किधर गया 6 आई। भाई वो पता है क्या, मेरे अगर मैं दिसंबर में हूँ या तो ना मेरा भी ना हो तो वो देखना है नहीं यार। ठीक है, हाँ मैं 12 से 2 लूंगा क्लास। नहीं मैं तेन दसिया यार, वो अगर उधर हामी साहब के टाइम का मसला ना होगा ना तो फिर मैंने नहीं मस उन्होंने रिक्वेस्ट करके भेजा, हामी साहब ने टाइम चेंज कराया स्पेशल। मैंने कहा ठीक है जी मैं डील कर लूंगा मसला। नहीं 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 कोई नहीं हुआ। अच्छा इधर 6 आई 6 आई 6 आई, अभी तो था सामने, अब इस टाइम पे नजर भी नहीं आता अचानक। ये कुछ भी नहीं बनाना साथ, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं आपको भी बाद में टॉपिक बताता हूं ना किस सिलेबस रेफरेंस में से सिनेरियो आए, मे भी वो टच कर सकता है, इसमें से नहीं आ सकता। ये मार्केटिंग वाले, ये जो सॉरी ई मार्केटिंग या ई कॉमर्स वाला है ना, इससे बिल्कुल स्ट्रेट। ये आपको मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जब भी तैयारी कर रहे हैं, ये जो मैंने एक एक हेडिंग डाली हुई है ना, ये आपका समझिए एक एक क्वेश्चन है। ये नोट्स बनाए ही इसी पर्पस के लिए थे कि आपको पेपर में मसला भी ना हो। अब देखें ना, आप वहां टॉपिक देखते हैं, यहां पे एग्जैक्ट वो मैच कर रहा है। आगे देखें, ये आंसर इसके अंदर पहले से ही है। 6 ये जो 6 आई है ना मार्केटिंग की, उसको ट्रेडिशनल इंटरनेट मार्केटिंग से वो अलग इसीलिए करता है क्योंकि 6 आई मॉडल हम यूज ही इसीलिए करते हैं। हाँ यूं है, वो हर बात में वो कह रहा है कि ये डिफरेंस है, डिफरेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, यही जो हमने उस दिन क्लास में भी डील किया था जब रिवीजन भी कराई थी पेस्ट का, जो कि आपके नोट्स में था, इधर पेपर में भी आ गया। 1 मिनट, लाइट आ गई, चार्जिंग भी नहीं थी, ये तो शुक्र है, जनरेटर उड़ा देता। चल इसका मतलब है आपका ये पेपर भी गया, डायरेक्ट है, इसमें शुक्र है कोई भी कहीं से बाहर से नहीं था, क्योंकि ये लेटेस्ट था ना। मैंने बताया पिछली दफा बहुत सारी चीजें सही हो गई थी। अब 21 में ये है साद की फरमाइश का मेजर इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वही क्वेश्चन। अब ये डायरेक्टली जो सिलेबस रेफर 1 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, वहां
हाँ जी। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा ये वाला क्वेश्चन कहां से आया होगा? कोई भी बताए, सुमन बुकमोन, बाकी भी बोल पड़े। बट ये बात हमने भी तो देखना है ना, यहाँ पे भी क्या है। अच्छा, ये जो अभी ये जो है गाइडिंग प्रिंसिपल है, इश्यूज वो होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं। बोर्ड पे कितने मेंबर हों, फॉर एग्जांपल, उनकी रिनोमिनेशन कैसे हो, याद हमने पढ़े, कितने डिपेंडेंट हो कितने इंडिपेंडेंट हो, एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। उसके बाद corporate accountability refer to the obligation and responsibility to give an explanation or reason for the company action of conduct, discuss the role of board of director such, ये role of board of director, ये नीचे आए, board of director ये आ गया पहले। ये कह रहा है बेसिकली ओवरसाइट के अंदर उसका क्या रोल होता है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने सिर्फ लैंग्वेज ऐसी यूज की, पता नहीं क्या हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्किंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यही वही है। उसके बाद कहता है व्हाट कमेटी आर सेट अप बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इंप्रूव एफिशिएंसी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी आंसर है इसका। और ये आपने देखे यहां पे ये है एफिशिएंसी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, बोर्ड ऑडिट कमेटी, नॉमिनेटिंग कमेटी, कंपनसेशन कमेटी, बोर्ड ऑपरेशन, किधर गया, इसके अंदर था, ये किसी उसके अंदर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी भी बोलते हैं। ये अंदर किसी के ना वो है, पैराग्राफ है लिखा हुआ, इसका आंसर ये है। ये देखिएगा यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, उसमें उसने रिले वो बताया बकायदा कि हम इस कमेटी को जो है ना वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बोलते हैं, तो इसका आंसर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। उसके बाद डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीधा क्वेश्चन यही है, इसी के अंदर लिखी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज उसकी। आगे कहता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, आगे आगे एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, यही प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव आपको बता दिया था कल ही पढ़ाते हुए। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ रिस्क ऑन द फॉलोइंग, शेयर होल्डर, सप्लायर, रेंडर, क्या होता है। अब इनका स्टेक क्या होता है बिजनेस में, शेयर होल्डर का, जो इन्वेस्टमेंट किया सिक्योर हो, क्या कंसर्न होगा, इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, टाइमली डिविडेंड मिल जाए, सप्लायर जो पेमेंट की है, ये इंटरेस्ट इनके स्टेक, वो कहाँ गया स्ट्रक्चर वाला, हाँ मैं वही वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, ये इसमें था ना स्टेक होल्डर, हमने ये देखे थे इनका इंटरेस्ट क्या रिस्क होता है, स्टेक।
साद की लड़कों बहुत सही तैयारी है, बिलाल की भी, बिलाल ने बताया ये, मार ही ना जाए मैरिड कहीं, बाकी भी देख लेना। ये है सप्लायर, ये हो गया, लेंडर ये हो गया, ऊपर थे शेयर होल्डर्स, ये आ गया। यस, कैटेगराइज ईच रिस्क बाय इम्पैक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। गुड। एन ऑर्गेनाइजेशन विद लो गेयरिंग रेशियो ऑपरेटिंग इन इकोनॉमी विद लो इंटरेस्ट रेट, क्या होगा? कोई बता सकता है कौन सा रिस्क है? साहब ये आपको बता रहा है, इसने डिफरेंट ना सिचुएशन दी है। देखो, इंटरेस्ट रेट को आप कब कंसीडर कर रहे होगे? गेयरिंग क्यों कम है? वो ऑर्गेनाइजेशन लोन पे नहीं चल रही, तो लिक्विडिटी रिस्क है ना, पेमेंट्स होती रहे। अगर हाई होता तो फिर ये डिफॉल्ट रिस्क बन जाता, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे थे, ये वो कहता है पहले इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क कौन सा आएगा और उसके इससे इंपैक्ट क्या होगा। अब लिक्विडिटी रिस्क इसका मतलब ये है कि ये देखे ना, गेयरिंग जब लो है तो वो कैश के ऊपर चल रहा है। मुझे सेंड करो जरा पिक्चर, सेंड करो क्या दिया है उसने, मैं देखू है साथ अभी पास, मुझे करो व्हाट्सएप। वो मुझे दिखाना, मैं कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता उसने कैसे किया है। ये देखो ना, कह रहा है कैटेगराइज करेंगे ये रिस्क की टाइप कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं है। इसमें आपने रिस्क की कैटेगरी बतानी है, उसका कॉन्सिक्वेंस बताना है। हाँ, तो यही बता रहा हूं ना, इंटेंसिटी इंपैक्ट बताना है। इसकी वजह से लिक्विडिटी रिस्क हाई होगा, वो यही बता रहा हूं कि क्योंकि उसने कहा है कि गेयरिंग नहीं है। गेयरिंग का मतलब वो कंपनीज होती हैं जो कि लेवरेज पे चल रही है। अब लेवरेज का मतलब क्या है? जो डेट पे चल रही होती है। उसमें डेट इक्विटी रेशियो में जो डेट की रेशियो होती है वो ज्यादा होती है, इक्विटी की रेशियो कम होगी, और इंटरेस्ट रेट कहता है कम है इकोनॉमी में, तो वो लोन नहीं ले रही इस वजह से मे भी, ताकि ये देखे ना, इसको तो लोन लेना चाहिए, अपने कैश पे काम कर रहा है। तो कल को मे भी ये हो सकता है इसके पास अब कैश अपना यूज कर रहा है, तो मे भी कल को इसके पास अपना कैश यूज करने के लिए ना हो, कम हो जाएगा। फिर कहते दी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बोरोड अ लार्ज अमाउंट इन ऑर्डर टू फाइनेंस इस एक्सपेंशन, क्या होगा? डिफॉल्ट रिस्क होगा कि अगर टाइमली, दो बातें हैं इसमें, डिफॉल्ट रिस्क सबसे पहले एग्जिस्ट करता है। बिलाल लोन ले रहा है और लोन अगर टाइम पे नहीं दे पाएगा और वो तो डिफॉल्ट बैंकरप्सी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। अच्छा, अगर ये जो, अब यहां पे दो सिचुएशंस हैं। अगर वो ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन के स्पेंड और एक्सपेंशन अगर उसकी फॉरेन है, तो यस वहां पे ये एक्सचेंज रिस्क जो है वो फाइनेंशियल में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं, लोकल में नहीं होगा। क्योंकि जारी बात है वो करेंसी जब एक्सचेंज करेंगे या ये उसके अंदर आएगा, बाकी नहीं आएगा। फिर कहते हैं द करंट पेंडेमिक हैज फोर्स्ड द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज ई कॉमर्स, कौन सा रिस्क है? हाँ, ऑपरेशनल एंड फिजिकल, गुड, ठीक। और हाई होगा इसकी वजह से, लो नहीं होगा।
उसके बाद कहते हैं एबीसी लिमिटेड वांट्स टू गेयर अप इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये वहां पे लिखा है एज इट इज है। उसके बाद डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रीसेंट डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब मजे की बात ये, अब ये एक्सचेंज रेट रिस्क है, बट उसने एग्जामिनर ने उसमें से इतना जर्नल क्वेश्चन बना के फेंक दिया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ये दो एंगल में क्वेश्चन हो सकता है, 1 मिनट लीजिएगा। हाँ यस, इसमें ना हम इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ाते होते हैं, दो अप्रोचेज हैं। जिन्होंने सीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है या यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो जारी बात आई क्या वाली बुक से पढ़ी होगी। अच्छा, उसमें जो आपका अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम वो बनता था चैप्टर नंबर 13 बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। उसमें ना आखिर में दो मॉडल हैं, जे कर्व, इनवर्स जे कर्व। अब जो जे कर्व थी वो डीवैल्यूएशन के लिए यूज होती है और इनवर्स जे कर्व करेंसी की एप्रिसिएशन के लिए होती है। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, करेंसी डीवैल्यूएशन इस वजह से की जाती है ताकि आप अपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको इंप्रूव कर सकें। अब वो क्यों होगा, अब सुने, जब करेंसी डी वैल्यू होगी आपके एक्सचेंज रेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है तो कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती है, तो इसका बड़ा फेवरेबल इंपैक्ट होता है ये। बट मसला ये है कि पाकिस्तान में डीवैल्यूएशन काम ही ना करें, वो तो तब करे ना कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो सही, कि वो उस पोटेंशियल को फिर अचीव कर सके। तो ये यूं था बिल्कुल जनरल। अब इसके अगेंस्ट एप्रिसिएशन है। अब वो कल को यूं दो ही साइड पूछ सकता है ना जर्नल इसकी। अब एक तो डीवैल्यूएशन होगी, दूसरी एप्रिसिएशन होगी। तो जब करेंसी को एप्रिशिएट करते हैं तो क्या होता है, आप बहुत ज्यादा सरप्लस में होते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, तो वो भी ट्रेड इम्बैलेंस है। तो उसकी वजह से आपने क्या करना होता है, जो इनवर्स जे कर्व थी कहता है सरप्लस में होंगे तो अल्टीमेटली आपने एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करना है, उसमें इंक्रीज करना है। तो अब वहां पे इंक्रीज था जब एक्सचेंज रेट, तो वो कहता है सरप्लस से वो किसकी तरफ आएंगे, डेफिसिट की तरफ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। उसका उसका एप्रिसिएशन का होता है करेंसी का, रीजन क्या होती है, ताकि इंपोर्ट्स को क्या किया जा सके, कंट्रोल। आगे कहता है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स अंडर ई कॉमर्स, वही आ गया। डिस्कस द फैक्टर विच हैव प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन। सिंपल है, कौन से फैक्टर हैं ग्लोबलाइजेशन के, यहां लिखा ना, किधर गया ग्लोबलाइजेशन, बंद तो नहीं हो गया सिलेबस रेफरेंस, आखिरी वाला ही है, ए वाला जो था ये बंद हो गया मुझे लगता है, मैंने यस बंद कर दिया। इसके साथ का दूसरा जो सिलेबस रेफरेंस था हम देख रहे थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसी में लिखा हुआ, ई मोटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच बाय सेकंड हैंड कार थ्रू ऑक्शन। ये तो पहले ही 6 आई, बोले जी। अब